धरती हमारा गढ़वाल की, कदगरों तेली स्वाणी चाहो, कदगरों तेली स्वाणी चा। अब इंतज़ार खत्म हुआ और हमारी उत्तराखंड प्राचीनतम इतिहास की भाग चौथी वीडियो भी आ चुकी है, जिसमें हम आदि ऐतिहासिक कालीन अभिलेख या साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग तीसरी वीडियो में उत्तराखंड के केदारखंड और मानस खंड के बारे में पढ़ा था। आप स्किप करके ना देखें, इसको अंत तक देखें। यह वीडियो आपकी परीक्षाओं में सहयोगी सिद्ध होगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभिलेख जो है पत्थरों या धातुओं की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख सामग्री को ही अभिलेख कहा जाता है। यानी जो पत्थरों या किसी धातु की सतह पर उत्कीर्ण किया गया हो उसे हम अभिलेख कहते हैं। हमारे उत्तराखंड में प्राचीनतम अभिलेखों के रूप में शिलालेख, मंदिर लेख, ईंट लेख, गुहा भित्ति लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख और मुद्रा लेख इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण लेख प्राप्त होते हैं। मैंने इस अभिलेखों से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रिक बना करके रखी हुई है। यह ट्रिक आपको याद रखने में बहुत सहायक होगी। ट्रिक है कि काला कोकमा सब्जी दे दे। काला कोक होता है जिसे हम पीते हैं, काले रंग का होता है, तो उसमें हम लोग सब्जी मांग रहे हैं, यानी उसके साथ सब्जी भी खानी है। देखो कैसा स्वाद होगा। तो यह एक ट्रिक हमने बना रखी है कि काला कोकमा सब्जी दे दे। इससे संबंधित कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ पर कि हमें अभिलेख या साक्ष्य उत्तराखंड में प्राप्त होते हैं। का मतलब है कालसी जो कि देहरादून में स्थित है। ला का मतलब हो गया लाखा मंडल जो देहरादून के भाबर जौनसार क्षेत्र में स्थित है। को का मतलब हो गया कुलसारी, यह चमोली में स्थित है। कौ का मतलब हो गया कल्पेश्वर जो चमोली जोशीमठ की उर्गम घाटी में स्थित है। और माँ का मतलब हो गया मोरध्वज जो कि पौड़ी यानी कोटद्वार के अंदर है। और सुमाड़ी, सौ का मतलब सुमाड़ी हो गया जो रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा में है। और बौ का मतलब हो गया बाड़ाहाट जो कि उत्तरकाशी का प्राचीनतम नाम भी था और उत्तरकाशी में त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं। और गोपेश्वर चमोली है, यहाँ पर भी त्रिशूल लेख ही प्राप्त होते हैं। और एक स्थान है देवप्रयाग जिसे कि इंद्रप्रयाग भी कहते थे। और अंतिम है हमारा देवलगढ़ पौड़ी। इसके साथ ही कई और साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, वह हम आगे की वीडियोज़ में देखते रहेंगे। पहले यह जानते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। चलो आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ कि भारत में अभिलेखों का अध्ययन कौन करता है और जिस संस्था के द्वारा अध्ययन किया जाता है उसकी स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आकर देना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला अभिलेख है कालसी अभिलेख जो वर्तमान में देहरादून जनपद में स्थित है। यह कालसी लेख भारत के सम्राट अशोक के शिलालेख थे और यह कालसी क्षेत्र उस समय अशोक के राज्य की उत्तरतम सीमा थी, यानी उत्तर की अंतिम सीमा रही थी। और यह जो कालसी स्थान है या कालसी अभिलेख है वर्तमान में यमुना, टॉन्स और अमलावा नदी के संगम स्थल पर है। मुख्यतः यह स्थान अमलावा और यमुना नदी के संगम स्थल पर स्थित है जो कि देहरादून में है। अशोक के जो शिलालेख हैं वह 257 BCE यानी ईसा पूर्व के हैं, बिफोर द कॉमन एरा। उस समय के हैं 257। महत्वपूर्ण होगा, यह आप याद रखें। अशोक के शिलालेख के खोज करता हैं जॉन फॉरेस्ट जिन्होंने कि 1860 में खोजा था। और इस अशोक के शिलालेख की जो भाषा है वह भाषा है प्राकृत और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना आवश्यक है। भाषा प्राकृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। जबकि इस अशोक के शिलालेख में यहाँ के जो निवासी थे उस समय जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें पुलिंद कहा गया, जबकि आधुनिक इतिहासकार इस पुलिंद को कुलिंद कहते हैं। और आगे भी हम कुलिंदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में ये पुलिंद लोग रहते थे उस क्षेत्र को अपरांत क्षेत्र कहा गया है। तो उस समय अशोक के काल में इस अपरांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पुलिंद कहा गया। और इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो कि अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। वह एक अपील की गई थी। अपील में कहा गया कि राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों
वो पशुओं हेतु चिकित्सा व्यवस्था की गई है और हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाने की बात कही गई है। यानी अशोक चाहते थे कि संपूर्ण भारत की भांति इस क्षेत्र के लोग भी हिंसा त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलें, और साथ ही साथ उन्होंने चिकित्सा की व्यवस्था भी कर दी थी। यहाँ के स्थानीय लोग इस क्षेत्र को यानी कालसी अभिलेख को चित्रशिला के नाम से जानते हैं। यानी एक बड़े से पत्थर पर लेख उत्कीर्ण किया गया है, उसको चित्रशिला कहा गया है। और इस कालसी के कुछ उपनाम भी हैं या प्राचीन नाम भी हैं। पहला नाम है खतलिका, दूसरा कालकूट भी कहा गया है, और तीसरा है युगशैल कहा गया, और चौथा है शुद्धनगर। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि शुद्धनगर किसने कहा था, तो शुद्धनगर कहा था हुएनसांग, जो कि चीनी यात्री था। यह है हमारे सम्राट अशोक, और इन्होंने ही यहाँ पर ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक ने 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व में शासन किया था, जो कि संपूर्ण भारत के सम्राट थे। जबकि उनका राज्याभिषेक होता है 269 BCE में, यानी 269 ईसा पूर्व। इनका वास्तविक नाम था, वह नाम था देवनापिया, यानी देवताओं के प्रिय। बाद में एक शिलालेख मिलता है जिसमें अशोक नाम से इन्हें जाना जाता है। तो यह थे अशोक के शिलालेख कालसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ रोचक तथ्य इसके बारे में और जानते हैं। कालसी के बारे में कहा जाता है कि यह कालसी का जो अभिलेख अशोक ने लिखा था, यह अशोक का 13वां अभिलेख था। जबकि अशोक ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण जो बड़े लेख लिखे वे 14 अभिलेख लिखे थे। तो 14 में से 13वां अभिलेख इसे माना गया है। यहाँ पर कालसी में 10 गुणा 8 फुट का एक हाथी भी बना हुआ है। शिला पर हाथी बनाया गया है जिसे कि आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है। और इसी हाथी के नीचे एक संस्कृत शब्द भी उत्कीर्ण किया गया है जिसमें लिखा गया है गजतमे, और गजतमे संस्कृत में हाथी को बोलते हैं। गजो मतलब हाथी। जबकि अशोक ने तो अपने शिलालेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ पर एक संस्कृत शब्द भी लिखा गया है। महाभारत काल में यह कालसी क्षेत्र राजा विराट के अधीन था, और राजा विराट वही थे जिनके राज्य में पांडव गुप्तवास में रहते हैं। और कुशाणेतर काल में यह कालसी क्षेत्र जो है शीलवर्मन की राजधानी हुआ करती थी। तो शीलवर्मन की भी राजधानी यहाँ पर रही है। राजा विराट के अधीन भी यह कालसी क्षेत्र रहा है। और शीलवर्मन को कहा जाता है कि शीलवर्मन ने पक्की ईंटों से गरुड़ाकार यज्ञ वेदिकाएं भी बनाई। यहाँ पर गरुड़ाकार यज्ञ वेदिका बनाने वाला शीलवर्मन यहाँ कालसी का उसमें शासक था। और शीलवर्मन ने यहाँ पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। राज्य की सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, तो वह इन्होंने यहाँ पर करवाए थे। एक इम्पोर्टेंट नोट है कालसी अभिलेख से संबंधित कि यहाँ जगत ग्राम से शीलवर्मन के इष्टिका लेख प्राप्त होते हैं। याद रखें कौन से ग्राम से, जगत ग्राम से। तो कालसी क्षेत्र में एक जगत ग्राम है जहाँ से शीलवर्मन के इष्टिका लेख प्राप्त होते हैं, यानी ईंट लेख प्राप्त होते हैं, ईंटों पर लिखा हुआ। और इस क्षेत्र में सिरमौर के प्रकाश वंश का शासन भी रहा है कालसी क्षेत्र में। तो ये थी कुछ रोचक जानकारियाँ कालसी से संबंधित। इन रोचक जानकारियों में एक महत्वपूर्ण रोचक जानकारी और है। पात्रे टी फैथेलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। तो अशोक के शिलालेखों के खोजकर्ता पाद्रे टिफैथेलर थे, जिन्होंने कि 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज की थी। जबकि अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो है जेम्स प्रिंसिप। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, एक ने खोज की है और एक ने इसे सबसे पहले पढ़ा है। और एक महत्वपूर्ण रोचक जानकारी कालसी के बारे में और है कि 1254 के समय कालसी स्तूपों का विनाश नासिरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये थी हमारी कालसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं उपलब्ध नहीं होंगे। अब है हमारा लाखा मंडल अभिलेख, और वर्तमान में यह लाखा मंडल देहरादून के जौनसार भाबर में स्थित है।
आइए जानते हैं लाखा मंडल का अर्थ क्या होता है। लाखा मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, लाख और मंडल से, जिसमें लाख का अर्थ होता है 1,00,000 और मंडल का होता है मंदिरों या लिंग समूह। तो यहाँ पर लाखा मंडल में 1,00,000 मंदिरों का समूह है या 1,00,000 शिवलिंगों का समूह है, इसलिए इसको लाखा मंडल कहा गया है। और इस लाखा मंडल में 2 शिवलिंग अलग अलग रंगों में भी प्राप्त होते हैं। वह होता है, एक होता है द डार्क ग्रीन शिवलिंग, जिसे माना गया कि यह द्वापर युग का है, जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ था तब का यह शिवलिंग है। जबकि एक दूसरा शिवलिंग है जो कि लाल रंग का शिवलिंग है और इसे माना जाता है कि यह त्रेता युग का है। तो एक राम अवतार का शिवलिंग है और एक कृष्ण अवतार का शिवलिंग है। अब जानते हैं लाखा मंडल से संबंधित कुछ महाभारत के समय के तथ्य। तो लाखा मंडल अभी वर्तमान में देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है कि दुर्योधन के द्वारा लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया था। और लाक्षागृह क्यों करवाया गया था? पांडवों का दहन करने के लिए, पांडवों को जलाने के लिए। तो पांडव यहाँ से लाक्षागृह से भाग करके चक्र नगरी यानी वर्तमान चक्राता में रहने लगते हैं, वहाँ पर भाग जाते हैं। और बाद में इस लाखा मंडल में पांडवों के द्वारा जब वे हिमालय की यात्रा कर रहे थे तब शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। लाक्षागृह के अंदर से जिस गुफा के रास्ते वह बाहर आए थे, कहते हैं कि उसी गुफा में 1,00,000 शिवलिंग स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा। और उस गुफा को वर्तमान में चित्रेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को लाखा मंडल नाम दिया गया है। यहाँ पर जो शिव मंदिर स्थापित किया गया है लाखा मंडल में, उसे लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। तो लाखा मंडल के अंदर लाक्षेश्वर शिव मंदिर है और इसी लाक्षेश्वर शिव मंदिर के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वह 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय में किया गया था। यह है मंदिर, और मंदिर की जो शैली है वह नागर शैली में है, जिस शैली में कि उत्तराखंड के अन्य मंदिर भी बनाए जाते हैं, वही शैली इसकी भी है। तो लाखा मंडल से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ और हैं। लाखा मंडल के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह अभिलेख हुए हैं राजकुमारी ईश्वरा देवी के, जिनके पति का नाम चंद्रगुप्त कहा जाता है। अब इस ईश्वरा देवी के यहाँ जो लेख प्राप्त हुए हैं वह 5वीं और 6वीं शताब्दी के प्राप्त हुए हैं, यानी जो यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ है वह काफ़ी देर में हुआ है। और यहाँ जो अभिलेख राजकुमारी ईश्वरा के हैं तो वह 5वीं और 6वीं शताब्दी के हैं। ईश्वरा देवी ने यहाँ पर क्या अभिलेख लिखे हुए हैं? तो वह जो अभिलेख हैं उन्होंने 22 श्लोक लिखे हुए हैं। 22 श्लोकों में 11 पीढ़ी के यादव राजाओं का वर्णन उन्होंने वहाँ पर किया है उन श्लोकों में लिख करके। और अभिलेख में इस लाखा मंडल क्षेत्र को सिंहपुर राज्य क्षेत्र कहा गया है, जो कि ईश्वरा देवी के द्वारा लिखवाए गए हैं। तो यहाँ पर माना जाता है कि उस समय यादव वंश का शासन था। अभी वर्तमान में प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को लाखा मंडल में मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर यह दिखाया गया है लाखा मंडल की गुफा, और इसी गुफा को चित्रेश्वर गुफा का नाम दिया गया है। और यहीं पर एक शिव मंदिर भी है जिसको कि लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहा गया है। इस लाखा मंडल के खोजकर्ता 1814 और 15 में जेम्स वेली फ्रेजर थे। उनका नाम था जेम्स वेली फ्रेजर। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द हिमालय माउंटेन। तो उन्होंने अपनी हिमालय माउंटेन बुक में इस ईश्वरा देवी के लेख के बारे में वर्णन किया था, जो कि आज हमें प्राप्त होते हैं। तो यह थे हमारे ईश्वरा देवी के लेख। आइए अगला जानते हैं। आगे है हमारा मोर ध्वज का किला, और मोर ध्वज अभी वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में स्थित है। यह मोर ध्वज का किला वर्तमान में कोटद्वार के अंदर ग्राम मथुरापुर है, और वहाँ पर मोर ध्वज का किला है जो कि मालिनी नदी घाटी में स्थित है। तो यह मथुरापुरा गांव आपको याद रखना है, जहाँ पर मोर ध्वज का किला स्थित है या मोर ध्वज का स्तूप स्थित है। इस किले पर 3री शताब्दी का मुद्रा लेख प्राप्त होता है, और मोर ध्वज स्तूप का निर्माण कहा जाता है कि मोर ध्वज नामक शिव भक्त के द्वारा किया गया था। मोर ध्वज एक सम्राट था जिन्होंने कि इस मोर ध्वज स्तूप की स्थापना यहाँ पर कराई थी।
इससे संबंधित एक मान्यता यह है कि संपूर्ण क्षेत्र में, यानी जो ये मोरध्वज क्षेत्र था, कोटद्वार क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था उस समय जब मोरध्वज नामक राजा थे। और लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना रहे थे। इसलिए मोरध्वज ने पुनः हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए मोरध्वज स्तूप बनवाया था, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोग हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखेंगे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मोरध्वज का किला यानी मोरध्वज का स्तूप बनवाया था। और इसके कुछ ऐतिहासिक महत्व भी हैं मोरध्वज के किले के। तो यह क्षेत्र कभी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र भी था, यानी यह जो मोरध्वज का किला है यह मालिनी नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है। तो यह क्षेत्र जो है एक समय में प्राचीन सभ्यता का केंद्र भी था और इसे खोजने का श्रेय 1887 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य कनिंघम के द्वारा किया गया था 1887 में। और इस मोरध्वज किले की खोज भी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पर मिले अवशेष इस प्रकार के ये कुछ मृण मुद्राएं मिली हैं और यहाँ पर कनिंघम के द्वारा खोजा गया, यह हमें याद रखना 1887 में। और मालिनी नदी घाटी में मथुरापुर गांव में स्थित है। तो यह थी मोरध्वज से संबंधित जानकारियाँ। इसके बाद हमारी अगली वीडियो आने वाली है, उसका भी आप इंतजार करें। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कुलछारी, कल्पेश्वर, सुमाड़ी, बाड़ाहाट, गोपेश्वर, देवप्रयाग और देवलगढ़ के अभिलेखों के बारे में। हमारी नई वीडियो में हम इन सभी स्थानों में प्राप्त अभिलेखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको अवेलेबल है। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।